जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप हैं वही अपनी पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो सीटेट का भी आ गया आपका नोटिफिकेशन और देख लो। तो सीटेट के बेस पे आज मैंने एक क्लास बनाई है। सीटेट है, रीट है और एस्टेट के मेनली बेस पे। तो एक तो अपन कवर करने वाले हैं आज मनोलैंगिक विकास के क्वेश्चंस और एक है मानसिक विकास। इन दोनों के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो मनोलैंगिक विकास के क्वेश्चन तो लगभग मैं करा दूंगा और मानसिक विकास जो है मेंटल डेवलपमेंट है उसके जो क्वेश्चन है कुछ रह जाएंगे, उनको अगली क्लास में देख लेंगे। तो क्लास को थोड़ा सा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और बताया करो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कि क्लास कैसी लगती है आपको, कैसी अपने ये क्वेश्चन रहते हैं अपने सितारा बिंदु क्वेश्चन। तो चलो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, बिना देर किए देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे कैसे रहने वाले हैं सितारा बिंदु क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि मनोलैंगिक विकास का प्रतिपादक किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है प्रतिपादक, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। और इसमें क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ विलियम तुंट नहीं होगा, विलियम वुंट होगा। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास में है। विलियम वुंट है, सिगमंड फ्रायड है, थॉरनडाइक है और अपना वाटसन है, जेबी वाटसन। तो यहाँ पे आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि सिगमंड फ्रायड को हम क्या मानते हैं, मनोलैंगिक विकास का क्या मानते हैं, प्रतिपादक मानते हैं, उनको जनक मानते हैं। किसका, मनोलैंगिक विकास का क्या मानते हैं हम, जनक मानते हैं सिगमंड फ्रायड को। इन्होंने ये थ्योरी दी थी मनोलैंगिक विकास वाली जो थ्योरी दी थी, किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड ने दी थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मनोलैंगिक विकास में शामिल अवस्था है, मनोलैंगिक विकास में शामिल जो अवस्था है वो कौन सी है, मुख्य प्रधान अवस्था है, गुदीय प्रधान अवस्था है, लिंगिक जो अवस्था होती है वो है, या फिर ये सभी है। आंसर लगाना है आपको भावी सरकारी अध्यापकों। क्या होगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का, देख लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मनोलैंगिक विकास जो अपन बोलते हैं साइको सेक्सुअल जो थ्योरी होती है, प्रतिपादक थे उसके सिगमंड फ्रायड। कौन थे, सिगमंड फ्रायड उसके प्रतिपादक थे। यहाँ अगर बात की जाए तो मुख्य अवस्था जो होती है, जो हमारी जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं कि ओरल स्टेज होती है, फिर हमारी क्या बोलते हैं एनल स्टेज होती है, फिर हमारी पेलिक स्टेज होती है। ये तीनों जो स्टेज हैं वो शामिल की जाती हैं किसमें, मनोलैंगिक विकास में शामिल की जाती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अवस्था में बालक चूसना, काटना और निकलना जैसी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था में, मतलब कौन सी अवस्था में बच्चा क्या होता है, जैसे आपने बोतल से दूध पिला रहे हैं तो दूध वाली जो बोतल होती है उसको काट देता है बच्चा। ऐसे चूसना, काटना, निगलना जैसी क्रियाएं करना शुरू कर देता है। मुख्य अवस्था होती है मतलब ओरल स्टेज होती है, या फिर अव्यक्त अवस्था होती है, या फिर लिंग प्रधान अवस्था होती है, या फिर गुदी अवस्था होती है। इनमें से कौन सी अवस्था होती है जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि इस अवस्था में बच्चा चूसना, काटना और निगलना जैसी क्रियाएं कर देता है, तो वो होती है हमारी मुख्य प्रधान अवस्था होती है। उसमें क्या होता है, बच्चे की जो सेक्सुअल पावर होती है जो उसके मुंह के अंदर पाई जाती है, और बच्चा उस टाइम पर क्या करता है कि चाहे तो उसके मुँह में आप कोई भी बोतल दे दो, जैसे दूध पीने की उसकी बोतल होती है तो उसको बोतल को काट देता है, और उसको चूसना जैसे दूध पीता है उससे। तो ये सारी एक्टिविटी जो है बच्चा करता है उसकी ओरल स्टेज में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व में कंजूसी, जिद्दीपन और अशांत प्रवृत्ति का विकास होता है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, भावी सरकारी अध्यापक को स्टार लगा लेना। ये सेकंड ग्रेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक बार सीटेट में भी पूछा जा चुका है। ये अव्यक्त अवस्था होती है, लिंग प्रधान अवस्था होती है, गुदीय प्रधान अवस्था होती है, या फिर मुख्य प्रधान अवस्था होती है। तो इस अवस्था में अगर बात की जाए तो पिछली अवस्था में तो चूसना, काटना जैसी वो बच्चा क्या कर रहा था, क्रियाएं कर रहा था। इसमें क्या है, कंजूसी है, जिद्दीपन है और अशांत प्रक्रिया। अगर सिगमंड फ्रायड को अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सच में। ये बात की जा रही है अपनी ऑप्शन नंबर 3 जो है गुदीय प्रधान अवस्था के बारे में। ये गुदीय प्रधान अवस्था की कुछ जो खासियत होती हैं, कुछ उसकी पहचान होती है कि उसमें बच्चा क्या है, ऐसी क्रियाएं करता है, कंजूसी है, जिद्दीपन है, अशांत प्रवृत्ति है, ऐसी क्या करता है बच्चा, प्रक्रियाएं करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, लड़का किस ग्रंथि के कारण अपनी माता से प्रेम करता है। इसके बारे में अगर बात की जाए, ऑडिपस है, इलेक्ट्रा है और ए व दो दोनों है, और इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर नहीं होगा। ना ही इनमें से जो ऑप्शन नंबर 1 और 2, इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 रखा है, ना ही हमारा आंसर होगा। सही और सटीक आंसर आपको करना है। क्या होगा हमारा सही आंसर, लड़का किस ग्रंथि के कारण अपनी माता से प्रेम करने लगता है। तो हमारे रोहित सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है कि ओ लड़के ए लड़की के तरीके से। तो ये क्या है, ऑडिपस कौन थे, एक राजा थे। इसका आंसर हमारा ऑडिपस होगा। ऑडिपस एक क्या, शायद ग्रीक के एक राजा थे। तो उनकी ये एक कहानी पे एक क्या है जो नाम रखा गया है। तो ये ऑडिपस कौन थे, एक राजा थे। और ये ऑडिपस जो ग्रंथि का विकास होता है किस में होता है, लड़के में होता है। किस में होता है, लड़के में होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लड़की किस ग्रंथि के कारण अपने पिता से प्रेम करने लगती है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, इनमें से बताएंगे ऑडिपस है, इलेक्ट्रा है और
एक व दो दोनों है तो नीचे वाले तो आंसर होंगे नहीं, आपको पक्का पक्का पता है। तो लड़की के बारे में अगर बात की जाती है तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, और ये किस में पाई जाती है? लड़की में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लड़की में पाई जाती है। लड़की में इसका विकास होता है, जिसके कारण लड़की क्या करती है? अपने पिता से प्रेम करती है। क्या करती है? पिता से प्रेम करती है। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना। और हाँ, अगर आपको एक ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना कि ओडिपस एक कौन थे? राजा थे। एक कौन थे? राजा थे ग्रीक के। और ये क्या नाम है? इलेक्ट्रा कौन थी? एक राजकुमारी थी। आगे चलने, अगला क्वेश्चन हमारा कि मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादक किसको माना जाता है? किसको? मनोसामाजिक विकास का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है जो है किसने दी? एरिक्सन ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, फ्रायड ने दी थी, या फिर कोलबर्ग ने दी थी। इनमें से अगर बात की जाती है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की तो एरिक एरिक्सन के बारे में आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। एरिक एरिक्सन हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी? 8 स्टेज शायद बताई थी इन्होंने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इनमें से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जिनमें मानव विकास को विभाजित किया जा सकता है? क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं हम। शारीरिक और आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास, और आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक विकास, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास, और है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। तो याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, ये जो 8वां नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वो क्वेश्चन है सीटेट में भर भर के पूछे जाते हैं। और इसकी अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन को अपन मेनली CDP में लेते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा EBS होती है ना, उसमें भी इन क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। याद रखना, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाती है तो आध्यात्मिक विकास में अपन विभाजित नहीं करते, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक आ रहा है उसको काट देते हैं। आध्यात्मिक यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। अगर इसको और ढंग से भी डीपली अगर जाके करोगे तो इसको आराम से कर लोगे। आध्यात्मिक के हिसाब से भी नहीं काटते तो कि मनोवैज्ञानिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इस कथन को किस विकास के साथ जोड़ा जाता है? पहले तो क्वेश्चन को समझ लो आप क्या कहता है ये। संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इस कथन को किस विकास के साथ में जोड़ा जाता है? स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापकों इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। मानसिक विकास के साथ में, सामाजिक विकास के साथ में, शारीरिक विकास के साथ में, या फिर संवेगात्मक विकास के साथ में, इसको आपको करना है। राइट आंसर क्या होगा? एक तो अपन इसको 2 जगह मैंने इसके 2 आंसर पढ़े हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि आप मेरे को कहीं और जाके कोई और आंसर देख लो तो मेरे को दोस्त दो। मैंने इसका आंसर मानसिक विकास भी पढ़ा है और संवेगात्मक विकास भी पढ़ा है। राजस्थान की दोनों ही बुकों में मैंने दोनों ही आंसर पढ़े। अगर मेरी बात करें तो मैं जाऊंगा इसको मानसिक विकास के साथ में। मानसिक विकास के साथ में इसलिए जाऊंगा क्योंकि संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है और वो ज्ञान मानसिक ज्ञान होता है। याद रखना, इस कथन को किस विकास के साथ में जोड़ा जाता है? तो मानसिक विकास के साथ में जोड़ा जाता है। किस विकास में जोड़ा जाता है? मानसिक विकास के साथ में जोड़ा जाता है। मैंने ये आंसर भी पढ़ा है और ये आंसर भी पढ़ा है। मैं इस आंसर के साथ में जाऊँगा और आप देख लेना फिर बाकी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जीवन का प्रथम और सुखद अनुभव किसे कहते हैं? जीवन का जो प्रथम और सुखद अनुभव है वो किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार भावी सरकारी अध्यापकों कि संवेदना को बोलते हैं, अभिरुचि को बोलते हैं, स्मृति को बोलते हैं, या फिर अवधान को बोलते हैं। ध्यान और अवधान, याद रखना, ध्यान अवधान वही अवधान है ये। जीवन का प्रथम सुखद अनुभव किसे कहते हैं? संवेदना, अभिरुचि, स्मृति। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो याद रखना जीवन का सबसे पहला और सुखद अनुभव क्या होता है? ये संवेदना होती है। और आप बताना ये स्टेटमेंट किसका है, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना कि ये स्टेटमेंट क्या किसने दिया था कि संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। एक तो ये दिया था, हाँ, जीवन के सुखद अनुभव को माना गया, हाँ ये भी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी भी होती है, ये भी आपको बताना है। आगे चलना है। ये स्टेटमेंट था पिछले क्वेश्चन का, और जीवन का प्रथम सुखद अनुभव जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है उन्हीं ने ये बताया है कि संवेदना को जीवन का प्रथम अनुभव होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है स्मृति में शामिल है। स्मृति में किसको शामिल करते हैं हम? पहचान को, पुनः स्मरण को, धारणा को, या फिर उपयुक्त सभी को। तो ये बिल्कुल स्मृति का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्मृति में हम पहचान भी शामिल करते हैं, पुनः स्मरण भी शामिल करते हैं, और धारण को भी क्या है हम शामिल करते हैं। तो ध्यान, अवधान, जो ये जो सारा कुछ होता है वो किस में शामिल होते हैं? स्मृति में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, ऑप्शन नंबर 4 है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि स्मृति लिखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है।
इस स्टेटमेंट को छाप लेना। सीटेट देने वाले जो भावी सरकारी अध्यापक हमारे सीटेट देने वाले हैं वो इस स्टेटमेंट को छाप लेना दिमाग में। और एस्टेट वाले भी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एस्टेट में तो बहुत पूछे जाते हैं स्टेटमेंट। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये वुडवर्थ ने कहा था, जे.एस. रॉस ने कहा था, वाटसन ने कहा था या फिर जीन पियाजे ने कहा था। तो बिल्कुल ये किसका स्टेटमेंट है? वुडवर्थ का ये स्टेटमेंट है कि स्मृति सीखी हुई बात का क्या है? सीधा उपयोग है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, किसका केंद्रीकरण? ध्यान का, चेतना का केंद्रीकरण हमारा क्या है? अवधान है। अवधान के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया था? वुडवर्थ है, जे.एस. रॉस है, वाटसन है और आपका प्याजे जी हैं। तो याद रखना, पहले तो स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना, फिर इसको नोटबुक में उतारना और फिर अपने मन मस्तिष्क और स्कीमा में इसको छापना, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एस्टेट और जो हमारा सीटेट है इनके लिए और जो हमारा रीट है उसके लिए, क्योंकि इनमें स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन तो पूछना तय फिक्स है। तो याद रखना, ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट भी नहीं है, ये वुडवर्थ का स्टेटमेंट नहीं है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये जे.एस. रॉस का स्टेटमेंट है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण करना, उस पर फोकस करना क्या है? हमारा अवधान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? रुचि होती है, अभिवृत्ति होती है, लक्ष्य होता है या फिर ये सभी होते हैं? आंसर आपको टिक करना है। तो बिल्कुल हमारा अवधान का जो आंतरिक जो उसकी अंतर वस्तु का निर्धारण करने वाले में किसका हाथ होता है? हमारा रुचि का भी होता है, अभिवृत्ति उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारा लक्ष्य भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन बताना कि आपको आज के साइकोलॉजी के क्वेश्चन कैसे लगे। कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति विकास होता है, कब होता है? ये व्यक्ति तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण का विकास कब करने लगता है? अब बात थोड़ा सा क्या है, इसको समझना कि तर्क के बारे में भी बात की जा रही है। क्या तर्क के बारे में ये पूछ रहे हैं हमसे? 6 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में और 15 वर्ष की आयु में। इसका आंसर आपको लगाना है। तर्क, जिज्ञासा मतलब किसी को जानने की जो इच्छा होती है, और निरीक्षण शक्ति को भी अच्छे से देखना, क्योंकि ये तर्क और निरीक्षण शक्ति दोनों ही एक ही स्टेज में आके आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात की जाए तो 6 वर्ष में निरीक्षण शक्ति का तो मतलब ही नहीं, जिज्ञासा जरूर होती है बच्चे में। 11 वर्ष की अगर बात की जाए तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 वर्ष की बात की जाए तो यहाँ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तर्क भी करने लगता है और निरीक्षण शक्ति का भी उसमें क्या है? विकास हो जाता है। तो याद रखना 8 वर्ष और 15 वर्ष, हमारा 15 वर्ष तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 11 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बच्चा क्या है? तर्क और निरीक्षण शक्ति दोनों का विकास हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। अवधारणाओं का विकास, इस क्वेश्चन को देखना थोड़ी तरीके से, अच्छे तरीके से। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणा मतलब हमने किसी के बारे में कोई अवधारणा बना ली है, तो उसका अपने माइंड में क्या है? माइंड मैपिंग हुई है और उसका विकास हुआ, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा? हमारा मानसिक विकास का हिस्सा हो जाएगा। किसका हिस्सा हो जाएगा? मानसिक विकास का हिस्सा हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार नहीं है? क्वेश्चन को देख लेना भावी सरकारी अध्यापकों, ये हमसे क्या कह रहा है? नहीं में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार नहीं है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास और भाषाई विकास। तो क्वेश्चन को एक बार और देख लो, निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार नहीं है? तो हमारा शारीरिक विकास जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानसिक विकास प्रभावित करता है बच्चे के, संज्ञानात्मक विकास को संवेगात्मक विकास करता है और भाषाई विकास तो बिल्कुल करता ही है। कि स्टेटमेंट भी है जो हमने भाषा वाली क्लास पढ़ ली थी, उसमें बिल्कुल बेंजामिन वुल्फ का जो स्टेटमेंट आपको याद होगा, पढ़ा था हमने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों और अनौपचारिक औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? सहभागिता क्यों आवश्यक है? तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बच्चे के जो स्वतंत्र खेल होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, खेल होते हैं और योग होता है, उनमें बच्चे की सहभागिता क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और इनमें से सही
तो क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल आंसर लगा देंगे, इसका उपयोग सभी आंसर होगा, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास और जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन में दे रखे हमारे विकास किससे प्रभावित होते हैं, स्वतंत्र खेलों से, औपचारिक और अनौपचारिक जो क्रिया प्रतिक्रिया बच्चा स्कूल में रह करके करता है और या फिर घर पे करता है, उनसे क्या होता है, प्रभावित होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको किस में देखने के लिए मिलेंगे, सीटेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन हार्ड भी मिलेंगे, इतने आसान भी नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन ये समझ लो कि मैंने सीटेट से उठा लिया है, बिल्कुल सीटेट से उठा लिया है ये क्वेश्चन, कि आपकी कक्षा का एक छात्र है राजू, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में। अब यहाँ आपने इसके क्या है वो कोड दे रखे हैं, कोड मतलब वो जो ऑप्शन दे रखे हैं कि लेवल केवल 1 और 1 और 3 दोनों, या फिर केवल 2, या फिर इनमें से सभी। तो एक बार तो क्वेश्चन को और देख लो भावी सरकारी अध्यापक को, थोड़ा सा ढंग से क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि आपकी कक्षा का एक छात्र है राजू, शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो यहाँ पर हमको आंसर करना है इसका। तो बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ के आए थे कि शारीरिक विकास में जो है अपन किसका मतलब एक हाथ होता है या फिर प्रभावित करता है, तो संवेगात्मक विकास है, ये भी ज़रूरी होता है। बच्चे अगर मान लो कि फिजिकली कोई हैंडीक्रैप है, अगर फिजिकली कोई हैंडीक्रैप है तो क्या है, एक मेंटली प्रेशर फील करता है। मान लो कोई बच्चा हॉकी नहीं खेल पा रहा है, उसके पैर वैर में कोई दिक्कत है, तो बाकी सब बच्चों को क्या है वो खेलता हुआ देखेगा तो क्या है, खुद के बारे में थोड़ा सा अजीब सोच लेता है कि यार मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, ये सब के सब क्या है प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि इनको देख लेना क्योंकि ये सीटेट के क्वेश्चन है, इतने लंबे लंबे आते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हमको कठोर अनुशासन तो बिल्कुल नहीं रखना है विद्यालय में जाके, भाई साहब बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन हमारा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो ये देख लेते हैं हम, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। देखो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में ही विकास में हो। तो ये तो बिल्कुल देखो साहब गलत बात हो जाएगी इसकी। ऑप्शन नंबर 4 कि ऐसा अधिगम बच्चे को ऐसा ज्ञान नहीं देंगे जो केवल और केवल उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करे या फिर संज्ञानात्मक विकास में उसकी हेल्प करे। उसमें संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, खेलकूद भी कराते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 के बारे में अगर बात करें तो विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ में समान रूप से व्यवहार नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते कि अगर मान लो किसी बच्चे को किसी और की नीड है, मान लो कोई फिजिकल हैंडीक्रैप वाला बच्चा है तो उसको क्या है कोई और खेल खिलाने की ज़रूरत है, और जो ठीक बच्चे हैं उनके लिए हम फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खिला सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल हैंडीक्रैप बच्चा है उसके लिए हम कैरम खेलने के लिए दे सकते हैं, चेस खेलने के लिए दे सकते हैं। तो सबके लिए हम समान नहीं करेंगे, अलग अलग होना चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार, किसके अनुसार, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ये बिल्कुल हमारा क्या है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है नहीं तो आज के ये क्वेश्चन आप बताना। आज के ये क्वेश्चन, आज की ये क्लास मेनली इंपॉर्टेंट थी सीटेट के लिए, सीटीईटी के लिए और रीट के लिए और हमारी एस्टेट के लिए। तो आज के क्वेश्चन बताना आपको ये क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर किया करो क्लास को। तो चलो बने रहिएगा आप अपने साथ में। चलते हैं, मिलते हैं फिर आपको एक अगली क्लास में, जल्दी ही मिल जाएगी। धन्यवाद।